सोचिए जरा, भारत का एक ऐसा राजा इतना शक्तिशाली कि वो पवित्र गंगा नदी को ही दक्षिण भारत ले आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महान सम्राट राजेंद्र चोल की। एक ऐसा नाम जिनकी कामयाबियों को हमारी इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। तो सवाल यही है, क्या सच में कोई राजा गंगा को दक्षिण में ले आया? ये सुनने में किसी पुरानी कहानी या कह सकते हैं कि किसी मिथक जैसा लगता है ना? पर ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे भारतीय इतिहास की एक शानदार, एकदम सच्ची हकीकत है। और देखिए, इस कमाल के कारनामे को अंजाम देने वाले सम्राट को एक उपाधि भी मिली। एक ऐसा टाइटल जो उनके इरादों को साफ साफ दिखाता है, गंगईकोंड चोलन। इसका मतलब है वो चोल जिसने गंगा को जीत लिया। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और बेजोड़ सैन्य ताकत का एक जीता जागता सबूत था। चलिए, तो आज के इस सफर में हम राजेंद्र चोल की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे, फिर उनकी उत्तर से दक्षिण तक की शानदार जीतों की बात करेंगे। इसके बाद उनके कुशल प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि वो कला और वास्तुकला के कितने बड़े संरक्षक थे। और आखिर में हम बात करेंगे उस विरासत की जो वो अपने पीछे छोड़। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। देखिए, राजेंद्र चोल कोई मामूली राजकुमार नहीं थे। वो महान राजा राज चोल प्रथम के बेटे थे। एक ऐसा नाम जिन्होंने पहले ही एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव रख दी थी। तो मतलब साफ है, राजेंद्र चोल ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत नहीं की थी। उन्हें विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जो पहले से ही अच्छी तरह से जमा हुआ और खुशहाल था। उनके पिता ने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन, एक बहुत ही ताकतवर सेना और नौसेना मतलब नेवी तैयार कर रखी थी। अब राजेंद्र का मिशन था इस शानदार विरासत को एक बिल्कुल ही नई ऊंचाई पर ले जाना। अब आते हैं उनके मिलिट्री जीनियस पर, मतलब उनकी फौजी काबिलियत पर। देखिए, राजेंद्र चोल की ताकत सिर्फ जमीन तक ही नहीं थी। असली खेल तो उन्होंने समुद्र में दिखाया। उन्होंने समुद्र पर भी अपना दबदबा बनाया, और ऐसा करके उन्होंने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये उनके सबसे हिम्मत वाले अभियानों में से एक है, उत्तर भारत का अभियान। सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर उनकी सेना बंगाल के ताकतवर पाल वंश को हरा देती है और गंगा नदी के किनारे पहुंच जाती है। पर यह सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट था। मानो उत्तर की आध्यात्मिक शक्ति को दक्षिण में लाया जा रहा हो, और वो अपने साथ सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि गंगा का पवित्र जल भी लेकर लौटे। लेकिन रुकिए, राजेंद्र चोल की सबसे हैरान कर देने वाली कामयाबी तो समंदर के पार थी। उनका निशाना था मैरीटाइम सिल्क रोड पर पूरा कंट्रोल करना। ये वो ट्रेड रूट था जिस पर उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के ताकतवर श्रीविजय साम्राज्य का कब्जा था। ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये सोने की लड़ाई थी, सही मायनों में एक इकोनॉमिक वॉर। और ये अभियान उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन नमूना था। देखिए, उन्होंने क्या किया। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मतलब विशाल नेवी खड़ी की, फिर बंगाल की खाड़ी को पार करके एक जबरदस्त सरप्राइज अटैक किया। इसके बाद श्रीविजय के जो सबसे जरूरी पोर्ट्स थे उन पर कब्जा कर लिया, और बस इसी के साथ समुद्री व्यापार के रास्तों पर चोलों का दबदबा कायम हो गया। सच कहूं तो ये इंडियन नेवल हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर है। उनकी नेवी कितनी ताकतवर थी, इसका अंदाजा लगाना है तो बस ये सुनिए। इतिहासकार कहते हैं कि उस दौर में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, एक चोल झील बन गई थी। मानो उसकी हर लहर पर सिर्फ और सिर्फ चोलों का कंट्रोल था। लेकिन देखिए, एक महान साम्राज्य सिर्फ जंगें जीतने से नहीं बनता, उसे चलाने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। तो अब देखते हैं कि राजेंद्र चोल ने जीत से आगे बढ़कर एक मजबूत एम्पायर कैसे बनाया। देखिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और एक मजबूत इकोनॉमी किसी भी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन खास तौर पर जरूरी है। तो राजेंद्र ने अपने पिता राजा राज प्रथम की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को तो आगे बढ़ाया ही, लेकिन साथ में अपना एक नया विजन भी जोड़ा। जहां उनके पिता का फोकस एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने और जमीन का सही सही सर्वे कराने पर था, वहीं राजेंद्र ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन के आइडिया को और मजबूत किया और अपना ध्यान समंदर से होने वाली कमाई पर मतलब मैरीटाइम इकोनॉमिक कंट्रोल पर लगाया। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था क्या? असल में ये एक बहुत ही कमाल का सिस्टम था। इसमें उर और सभा जैसी जो गांव की पंचायतें होती थीं, उन्हें अपने लोकल मामले खुद संभालने का अधिकार था। टैक्स इकट्ठा करने से लेकर छोटे मोटे झगड़े सुलझाने और पब्लिक के काम कराने तक सब कुछ।
यही चोल एडमिनिस्ट्रेशन की असली बुनियाद थी। और अगर देखें तो ये आज के डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत पुराना और बढ़िया उदाहरण है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये चोल इकोनॉमी की एकदम साफ तस्वीर दिखाता है। खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर इसका बेस था, जो लगभग 40% था। लेकिन समुद्री व्यापार, मैरीटाइम ट्रेड, इसकी लाइफलाइन थी, जो 35% के साथ लगभग बराबर ही जरूरी थी। इसके अलावा मंदिर भी बड़े इकोनॉमिक सेंटर हुआ करते थे, और जो कारीगरों की यूनियन होती थी, उन्होंने भी इकोनॉमी को मजबूत बनाया। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही डाइवर्स और मजबूत इकोनॉमी का शानदार मॉडल था। किसी भी महान शासक की पहचान सिर्फ उसकी जीतों या उसके एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं होती, उसकी पहचान कला और आर्किटेक्चर में भी दिखती है। और इस मामले में भी राजेंद्र चोल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक नई राजधानी ही बनवा डाली। अपनी उत्तर भारत की उस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नई राजधानी बसाई। नाम रखा गंगेकोंड चोलपुरम, मतलब वो शहर जिसने गंगा को जीता। ये शहर उनकी ताकत, उनके बड़े इरादों और उनके विजन का एक जीता जागता स्मारक था। और यहीं पर उन्होंने एक शानदार बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। ये मंदिर एक तरह से उनके पिता के तंजावुर वाले मशहूर मंदिर को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, एक ट्रिब्यूट भी था। लेकिन इसकी अपनी एक अलग खूबसूरती और नफासत थी। इसका जो विमान है यानी टावर, वो भले ही थोड़ा छोटा है, पर उसमें एक बहुत ही प्यारा सा कर्व है, एक घुमाव है। और यहाँ की मूर्तियां इतनी बारीकी से बनी हैं और इतनी बड़ी हैं कि उनमें एक गजब की जान दिखती है। ये मंदिर भी पहले वाले की तरह भगवान शिव को ही समर्पित। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। राजेंद्र चोल की विरासत क्या है? इतिहास में उन्हें आखिर क्यों याद रखा जाना चाहिए? चलिए अब इस बात को समझते हैं कि उनका असर कितना गहरा और लंबा रहा। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने हिंद महासागर में भारतीय नेवी का दबदबा कायम किया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार और कल्चरल लिंक को मजबूत किया, एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को परफेक्ट बनाया और हमें द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक ऐसा नायाब तोहफा दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या अपनी जबरदस्त नेवल पावर के बिना चोल साम्राज्य कभी इतना प्रभावशाली, इतना ताकतवर हो पाता? ये सवाल ही राजेंद्र चोल के विजन और उनकी सबसे बड़ी विरासत के असली मतलब को हमारे सामने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।